पोटेंशियल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम पीएच मीटर भी कहते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पीएच हमें बता रहा होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पीएच जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो भी पीएच का चेंज आएगा वो आप यहाँ पर इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पोटेंशियोमीटर या पीएच मीटर है। ठीक है, जहाँ पर ये मैं खड़ी हूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए किस पर हमें पोटेंशियोमीटर होता क्या है या पीएच मीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर हम इसको इसलिए कह रहे हैं, पीएच मीटर तो हम पीएच को हम बहुत सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे तक जो लिटमस पेपर होता था, पीएच को हम वहाँ से तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और पीएच हम पीएच पेपर से भी कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं। मालूम करने के लिए इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़ाए जा रहे होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपके पोटेंशियोमीटर में इसमें मौजूद है इलेक्ट्रोड, उसमें देखिए ये है एक ही इलेक्ट्रोड बहुत छोटा सा। ठीक है, ये मौजूद है, ये आपका इलेक्ट्रोड है पूरा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए नीचे आप देख रहे होंगे, पहले तो ये इसको मतलब इसके बल्ब को सेव रखने के लिए सिर्फ ये चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, 3 वो है पार्ट। अच्छा, इसके अंदर एक बल्ब है, छोटा सा एक बल्ब नज़र आ रहा होगा यहाँ से अगर देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंदर अगर आप देख रहे हो तो ट्यूब नज़र आ रही है। ठीक है, ये ट्यूब नज़र आ रही है, और ये ट्यूब जो है ये डबल ट्यूब है। डबल ट्यूब का कहाँ से आपको अंदाज़ा होगा, डबल ट्यूब अगर नहीं भी है तो डबल वाइड है। देखिए एक आपको एक सिल्वर कलर का यहाँ से लगा हुआ एक वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक वायर उस ट्यूब के अंदर वाले ट्यूब के भी अंदर है। ठीक है, सिल्वर कलर की 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही है, एक ट्यूब के अंदर नज़र आ रही है, बिल्कुल यहाँ से मतलब ये डबल ट्यूब एक में। अच्छा, क्यों है ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसमें जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है या कोई भी मतलब चेंज है, उसमें कुछ भी पोटेंशियल का चेंज अपेयर नहीं होता। ठीक है, रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज होता है, मतलब कि जैसे आप कहें कि एज अ जीरो यूज हो रहा है। ठीक है, हम किसी चीज़ को एज अ जीरो ले लेते हैं ना कभी, तो मतलब भाई ये जीरो है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं भाई ये जीरो है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किया था हमने, वाटर को कर लिया था जीरो, किया था ना वाटर को जीरो। तो इसी तरह से यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ जीरो या एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रोड है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि पोटेंशियल जैसे जैसे डिफरेंट होगा वो उसको यहाँ पर अपेयर कर देगा कि आप कुछ डिफरेंस आ गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब उसमें पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मतलब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमें बेसिकली इंडिकेशन दे रहा है कि अब हमने एसिड डाल दिया, अब हमने बेस डाल दिया, अब हमने कुछ और डाल दिया, तो चेंज यहाँ पर अपेयर होगा। उससे जो इंडिकेशन मिलेगी उससे हम कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, एक है अंदर वाला इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर होता है, और प्लेटिनम का वायर HCl में डिप्ड होता है। ठीक है, प्लेटिनम का वायर बेसिकली HCl में डिप है, वो एक ट्यूब के अंदर मौजूद है अंदर। ठीक है, वो है हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का, मतलब उसको कैलोमल भी कहते हैं, कहीं कैलोमल इलेक्ट्रोड भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर की वायर है, एक और जो दूसरी वायर है वो है सिल्वर की, जो कि सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप है। ये आपको लग रहा होगा ना ये ब्लड सा कुछ, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट से प्रेसिपिटेट्स बना रहा होता है ना, तो ये बेसिकली ये इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है, इसलिए ये लग रहा है कि ये ब्लर है अंदर से। ठीक है, तो वो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर की इलेक्ट्रोड जो है वो डिप्ड है। ठीक है, वो है एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, हम यहाँ पर इसमें इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गई हमारे पास।
बन गया जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो एसिड्स का मिक्सर ले रहे हैं। ठीक है, दो एसिड्स का मिक्सर ले रहे हैं। अच्छा, ये भी एक टाइप की टाइट्रेशन ही है। ठीक है, अब तक आपने जो आप टाइट्रेशन कर कर आए हैं वो टाइट्रेशन की बाय यूजिंग एनी इंडिकेटर। ऐसे किया, कभी मिथाइल ऑरेंज डाला, कभी कुछ और डाला, कभी केमिनो डाला, कभी कुछ डाला। ठीक है, नॉक्सलीन डाला आपने, तो विद इंडिकेटर की थी। अब आज जो हम कर रहे हैं विदाउट इंडिकेटर एक टाइट्रेशन ही कर रहे हैं। वो क्या है, एसिड और बेस की टाइट्रेशन ही है। ठीक है, लेकिन विदाउट इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम इंडिकेटर कुछ नहीं है, हमें कलर से तो नहीं मालूम हो सकता कि कहाँ एंड पॉइंट आया। क्या हो सकता है ऐसा, अगर मैं HCl और एसिटिक एसिड दोनों ही कलरलेस होते हैं, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूँ तो क्या कोई कलर आएगा? खाली उन तीनों को मिक्स भी कर दूँ तो कोई कलर नहीं आ सकता जब तक मैं उसमें कोई इंडिकेटर नहीं ऐड करूँगी, है ना। ऐसे ही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मैं कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो जो इंडिकेटर वाला काम है कि कब एंड पॉइंट आया। अब यहाँ पर आपको हमेशा आपको दिए जाते थे एक एसिड, ये कहा जाता था एसिडिक वाटर है या एक एसिड है, इस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एसिड दिया जाता था। आज आपको मिक्सचर ऑफ एसिड दिया जा रहा है, दो एसिड दिए जा रहे हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। ठीक है, एक HCl है, दूसरा एसिटिक एसिड है, जो एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो वो बहुत ही वीक एसिड है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दो एसिड्स का मिक्सचर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही टाइट्रेट करना है। दोनों को एक ही सॉल्वेंट से टाइट्रेट करना है। दो इसका मिक्सचर है और दोनों को एक सॉल्वेंट से टाइट्रेट करना है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लेंगे यहाँ पर ब्यूरेट में। ठीक है, ब्यूरेट फुल कर देंगे अप टू द मार्क। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया जा रहा है 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, अच्छा, आपकी जो प्रोसीजर है उसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले स्टेरिलाइज करें ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो ये जो स्टेरिलाइजेशन वाला प्रोसेस है ये आप खुद कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अभी आपको ये एक बज जाएगा इसमें करने में, जो अभी आप प्रोसीजर करेंगे उसमें आपको कंफर्म है कि शायद उससे ज़्यादा टाइम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन वाला प्रोसेस है वो हम कर चुके हैं, उसकी रीडिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन की जो भी रीडिंग्स होंगी कि कैसे स्टैंडर्डाइज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपने 0.1 नॉर्मल का आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है, वो 0.1 नॉर्मल का सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एक बीकर दिया जाएगा जिसमें सोडियम HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सर आपको बनाकर तैयार करके दिया जा रहा है। आप उससे कुछ नहीं कर रहे, वो आपको मिक्स करके ही दिया जा रहा है। आप उसमें से 25 ml पाइपेट आउट करेंगे एक बीकर में 100 ml। अच्छा, 25 ml क्यों कर रहे हैं, हम हर दफ़ा तो टाइट्रेशन में 10 ml करते थे, तो उसका कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, इससे परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं बिल्कुल। कि आपको टाइट्रेशन जो करनी है वहाँ पर क्या है कि ये जो डिप इलेक्ट्रोड है ना आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है आपका, इसका बल्ब जो है, बल्ब नजर आ रहा है, छोटा सा बल्ब है। जब आएंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पे तो आपको पता चल जाएगा। ये बल्ब जो है ये बीकर के अंदर जहाँ रिएक्शन मतलब कर रहे हैं, बीकर के अंदर कम्प्लीटली डिप्ड होना चाहिए। अगर ये कम्प्लीटली डिप नहीं होगा तो ये इंडिकेशन भी सही नहीं करेगा, हमारे पास फ्लक्चुएटिंग पीक्स आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रही होगी, तो हमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। तो हम इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 25 ml अपना मिक्सर ले रहे हैं ताकि वो 25 ml में कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर ये फिट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, आप इसको प्रेस करके ऊपर भी कर सकते हैं, ये नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। आप इसको खुद से एडजस्ट करें अपने बीकर के पूरे इस पॉइंट तक, मतलब ये जहाँ तक जा रहा है बिल्कुल बॉल से टकराना नहीं चाहिए। इसका कलर सेट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल नीचे बीकर की बॉल से नहीं टकराए, क्योंकि देखिए बॉल से टकराएगा तो हमें करना क्या है कि
हमें यहाँ से ब्यूरेट से इसको हटाना नहीं है बार बार, इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। ब्यूरेट को यूँ सेट करना है कि इसके अंदर ये इंडिकेटर ये भी रहे, हमारा पीएच मीटर भी, और दूसरा यहाँ से भी जो भी ड्रॉप्स आ रहे हैं वो भी इस बीकर में डायरेक्टली एंटर हो। अब हमें इन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा सेट कर कर हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली दोनों चीज़ें नहीं हिलानी है। हमने यहाँ से 1 ml ट्रांसफ़र किया, ठीक है। 1 ml मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl में डाला। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस बीकर को हिलाऊंगी, ना इसको हिलाऊंगी ना इसको हिलाऊंगी, ठीक है। अच्छी तरह शेकिंग कर ली। यहाँ पर जो भी रीडिंग आई वो मैं रीडिंग को यहाँ पर नोट कर लूँगी कि भाई अब ये रीडिंग आ रही है। फर्दर 1 ml डालेंगे। अब यहाँ पर आज करना क्या है बेसिकली कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम लेना है 1 पर ml के डिफरेंस से तकरीबन 25 या 30 रीडिंग्स देनी है, 25 या 30 रीडिंग्स देनी है हमें, ठीक है। तो आज के लिए मतलब रेडी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसलिए जल्दी कर रही थी कि आप लोग जल्दी यहाँ पर एंटर हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 ml आपने ले लिया एसिड का मिक्सर, उसको यहाँ पर रखिए, उसमें इस इलेक्ट्रोड को डिप कीजिएगा। जब इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हो तो उसको टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और फिर उसमें मिक्सर में डालिएगा ताकि हमें पीएच सही मिले, ठीक है, वरना हमें डिफरेंस सही नहीं मिल रहा होता है। अच्छा, इसको कैलिब्रेट करने का भी एक मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर है हमारे पास, जो नॉर्मल टैप वाटर आ रहा है या यहाँ यूनिवर्सिटी में डिफरेंट आप टैप से लेंगे ना वाटर, सबकी पीएच डिफरेंट आएगी। आप लेंगे किसी और मेटलर्जी डिपार्टमेंट से वाटर लेकर आ जाए वो एसिडिक आ रहा होगा, यहाँ से आप वाटर लेंगे यहाँ की 7.8 पीएच आ रही है वाटर की पीएच, तो इतनी ज़्यादा। तो कहीं का वाटर भी इस वक्त ओरिजिनल मतलब 7 पे तो नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त ये वाटर में डिप्ड है और इसकी पीएच आ रही है 8.30। अब क्या करें, क्या ऐसे वाटर को हम एक्सेप्टेबल है कि हम इसको ले लेंगे भाई ये को कर लेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम इसको सेट भी नहीं कर सकते। हम सेट कैसे करेंगे कि हमारे पास 2 बफर सॉल्यूशंस हैं, एक है pH 4 का और दूसरा है pH 7 का, ठीक है। तो हम बेसिकली ये डालेंगे क्योंकि हमें वाटर पे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। अगर मैं यही काम मेटलर्जी के वाटर से करूँगी तो वहाँ कुछ और रीडिंग आ रही होगी वाटर में, तो भाई हमें तो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, हम तो इस तरह फ्लक्चुएटिंग पे नहीं काम कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट हैं, हमें तो एग्जैक्ट ही बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 pH और 7 pH का यहाँ पर मैंने वो बना लिया बीकर। अब 4 वाला 4 में डालेंगे, बेटा ये 4 वाला है, ये आप ज़रा ट्रांसफ़र कीजिए इसके अंदर तकरीबन, ठीक है। 4 पे हमने सेट कर दिया था। अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से साफ करेंगे, वाटर में डालें अगर आपको लग रहा है कि पीएच में फ्लक्चुएशन कुछ आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद लेकर आते हैं pH 7 पर, ठीक है। pH 7 पर हम क्या करेंगे कि इसकी pH 7 जो है वो सेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए खुद ही हो जाएगी 6.91 92 इस तरह से ये खुद ही से इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो ये बफर pH 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर pH 4 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन pH 4 हम नीचे से कह रहे थे, यहाँ पर बफर pH 7 है, तो हम ये थोड़ा सा इसको खुद से सेट कर देते हैं, ठीक है। pH 7 की हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको वाटर में डालें कहीं डालें, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये pH 7 का रख लीजिए और ये pH 4 का हमने इसको कैलिब्रेट कर दिया। अब हम वाटर में डाल लें, जो भी pH आ रही है व्हाटएवर, हमारा इससे कोई वो नहीं है। अच्छा pH मिल जाऊँ ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक है ऑफ का स्विच, उसके बाद एक वो आ रहा है टैब आ रहा है pH का, दूसरा आ रहा है pH कैल का, कैलिब्रेशन का। मतलब जब आप कैलिब्रेशन कर रहे होंगे तो उसको कैलिब्रेशन पर लेके जाना होगा, मतलब 4 और 7 वाले pH में जब आप चेक कर रहे हैं। अब हम जो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल पे, डायरेक्ट जाएंगे अपना एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, तो दोबारा हमें इसको pH पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग अकेले ही एक इंस्ट्रूमेंट पे खड़े रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो कि आपको pH परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो pH जो है वो आप pH पे पहले लेके जाएंगे, पहले कैलिब्रेट कर लेंगे pH कैलिब्रेट पे,
और फिर उसके बाद दोबारा से पीएच पर लेकर आ जाएंगे और फिर परफॉर्मेंस आप करेंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में आपको यही करना है, 25 ml ट्रांसफ़र कीजिए एसिड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल कीजिए, 1 ml ट्रांसफ़र कीजिए, कम से कम 25 रीडिंग्स लेकर एक दफ़ा मुझे दिखा दीजिएगा। तभी एंड जब तक नहीं होगा जब तक उसमें 2 एंड पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे। वो कैसे पता चलेगा कि ग्रेजुअल इंक्रीज या डिके, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सा, मतलब एक तो हो रहा है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, 0.3 का 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है नॉर्मल। अगर वो 1 पॉइंट समथिंग पे चला गया, 2 पॉइंट समथिंग के कोई मतलब डिफरेंस आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो आपको उस डिफरेंस से वो बेसिकली वो आपका एक एंड पॉइंट आ गया, दूसरा एक और बड़ा डिफरेंस आएगा तो वो दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 एंड पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन कॉलम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है सबसे पहले। तो वॉल्यूम आप जितना भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने पहले स्टार्ट किया 0.0 से, क्या नहीं स्टार्ट आप लेंगे 1 मतलब 1 आपने डाला, वॉल्यूम आपने 1 ही डालेंगे पहले, ठीक है। अगर इन केस गलती से आपने, देखिए हम ह्यूमन है ना, एरर तो हो सकता है कहीं भी, क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम टाइट्रेशन में करते हैं, एक रीडिंग गलत आ गई कोई बात नहीं, रिफिल करो दोबारा से रीडिंग ले लेंगे। ये 30 रीडिंग्स है, आप लेते लेते दोबारा से अगर लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी लैब का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर किसी से 1 से 2 बिल्कुल सही डाला, 2 से 2 के बाद 2.3 डल गया या 2.2 डल गया, गलती हो गई, ठीक है। जानबूझ के तो कोई भी नहीं डालेगा, कोशिश करें कि बहुत अच्छा काम करें, डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इनकेस आ जाता है तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट वॉल्यूम लिखिएगा, झूठ नहीं लिखिएगा कि वो 2 पॉइंट आप 0 ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वहाँ आपकी गलती वैसे भी पकड़ लेंगे, वो ग्राफ खुद का खुद बोलेगा कि यहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपको देख लेंगे कि वहाँ पर आपने मिस्टेक की है, तो छुपाएं नहीं गलती को, यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये वॉल्यूम जो है हमसे अब 1 था, 1 के बाद 2.2 हो गया है, और ये डिफरेंस जो है डेल्टा वॉल्यूम जो है वो 1.2 का एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब जो 2.2 डाला था उसके बाद आप 0.8 ml डालेंगे, जाहिर है कि आप बैलेंस कर लें कि 3 तक आपने वो कर लिया, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0.8, डिफरेंस भी आपका 0.8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो कोई बात नहीं है, ये गलती हो गई कोई बात नहीं, आप आइंदा जो है बाकी फिर रीडिंग्स को सही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो फिर आप ग्राफ में बैठ के रो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएशन होगी तो हमें पता होगा, अच्छा भी यहाँ हुआ था तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होनी भी चाहिए, हो गई कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा वी मालूम कर लिया, वॉल्यूम मालूम कर लिया, डेल्टा वी मालूम कर लिया। अब इसमें जो भी पीएच आ रही है, क्योंकि ये पीएच पर है जिसका जो भी पीएच आ रही है 1 ml डालने के बाद जो, अच्छा नहीं 0 ml पे क्या पीएच थी पहले आपको वो नोट करना है, 0.0 ml पे जो भी पीएच थी वो नोट करना है। डेल्टा वॉल्यूम उस वक्त कुछ भी नहीं है, डेल्टा वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। 0.0 ml पे जो भी पीएच है वो आपको दिखनी है, उसके बाद 1.0 ml पे जो भी पीएच है वो आपको मेंशन करनी है, फिर 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे तकरीबन 25 रीडिंग्स आपको लेनी ही पड़ेंगी, जहाँ तक मेरा आइडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप डेल्टा पीएच मालूम करेंगे सबका, मतलब जो भी आपकी सेकंड रीडिंग है उसमें से 1 को माइनस कर दें, थर्ड में से 2 को माइनस कर दें, 4 में से 3 वाले पीएच को, पीएच का डिफरेंस मालूम करेंगे, ठीक है। दूसरा आपकी एक और कॉलम दिया हुआ है डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा वी। अगर तो आपने 1 ml डाला है, अगर एग्जैक्ट 1 ml डल गया और कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा वी भी आपका वही होगा जो डेल्टा पीएच है ना। और अगर कहीं वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा बस वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है, जो ये है वो ये, ठीक है। तो ये आपने पूरा अपना कॉलम को देख लिया कि ये ऑब्जर्वेशन कॉलम का आपको पूरा फिल करते जाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इन्हीं रीडिंग से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ बेस, एक्स एक्सिस पे आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है, वाई एक्सिस पे लेंगे आप पीएच, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो आपको पीएच चाहिए वो आप पीएच लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर अब पीएच पहले से उसके अंदर क्या मौजूद है, एसिड का मिक्सचर, तो पीएच क्या होनी चाहिए, लोअर पीएच होगी ना, ठीक है, 7 से कम वाली पीएच होगी। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक एसिड मिथाइल का एक ग्राफ आ गया, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा एसिड होगा तो इस तरह का एक
फॉर एग्जांपल आपकी एक रीडिंग यहाँ आएगी, दूसरी रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी, तो काफी डिफरेंस आ गया ना। बाकी आपकी रीडिंग यहाँ यहाँ ये करीब करीब, ओके। तो ये आप डिफरेंस आप लोग अपने खुद निकालेंगे, आप लोग खुद निकालेंगे तब भी आइडिया हो जाएगा, वरना ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का आइडिया बहुत ही शैडो करना, ठीक है। तो आप जो पीएच के ग्राफ बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर जब थोड़े से बड़े हो गए तो हमने मिक्सचर ऑफ एसिड भी दे दिया है, ठीक है, और डबल वाला ग्राफ भी दे दिया है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको एक और ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ का एक्सपर्ट हमने आपको पहले लैम्डा मैथ को अच्छे से बना दिया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको और प्लॉट करना है डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा पी, डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा पी। लेकिन वो डिफरेंस इसलिए दिया हुआ है कि कहीं अगर वॉल्यूम में डिफरेंस हो गया होगा तो डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा पी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, तो डेल्टा पीएच ओवर डेल्टा में भी इसी के ऊपर प्लॉट करना है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा डिफरेंस लीजिएगा क्योंकि उसमें काफी मतलब कम कम सा डिफरेंस आएगा, तो ये ना उतना से ग्राफ बना के बैठे तो ऊपर से क्या करके बस यहीं से लेंगे यूं बना देंगे यूं कर देंगे, ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए।